कुमार जी ने बताया कि एक नाई की दुकान का मालिक है, मुझे उस पे शक है। शुभम तुरंत वहां से उनकी गाड़ी में निकला। खुद कुमार जी भी बहुत हैरान थे, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये बात सुनते ही शुभम इतना हड़बड़ाएगा। शुभम ने कहा, आप जल्दी घर वापस चलो, अगर देर हो गई तो आपकी बेटी। इतना कहकर वो चुपचाप हो गया। वो टेंशन में था कि फिर से किसी को कुछ हो न जाए, क्योंकि अनन्या का मामला सुलझने में अभी बहुत वक्त था। इस बार वो कुमार साहब के घर पहुंचा तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन अनन्या के रूम पहुंचे तो वो अकेले जमीन पर पड़ी हुई थी। आसपास के सभी नौकर शॉक्ड खड़े थे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शुभम ने अपना प्रोसेस शुरू किया। हर कोई बाहर चला जाता है, अजय उसका रुकसैक वहां लाता है। बेशक इस बार वो उसको लाना नहीं भूला, क्योंकि लास्ट टाइम वो प्रमोद वाले मामले में जो हुआ वो दोबारा रिपीट नहीं होने दे सकता था। इसलिए शुभम अब खुद को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि अजय अब उसकी अपनी सेफ्टी की गारंटी है। खैर, उसने देखा अनन्या हाथ पैर चला रही थी। तभी कुमार जी परेशान होकर दरवाजा खटखटाने लगे और वो बाहर आ गया तो बोले, मुझे नहीं लगता कि यह उस नाई का काम है। बात यह है कि मेरा शक उस पे इसलिए गया क्योंकि मेरे दिमाग में चलता रहता था कि वो अनन्या का पीछा क्यों करता रहता है। शुभम अनन्या के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उसकी आंसुओं से भरी बड़ी बड़ी मासूम आंखें देखकर उस पे दया आ रही थी। वो कभी विश्वास नहीं करना चाह रहा था कि ऐसी लड़की ने उन बुरी आत्माओं को उकसाया था, लेकिन उसके ही पापा कुमार जी ने कार में बताया था कि शायद अनन्या ने नॉर्थ दिल्ली साइड के किसी नाई को उकसाया है। तो उसने सोचा कि शायद वो किसी बात से डरकर सब दोष अपने ऊपर ही लेना चाह रही हैं। किसी ऐसी बात का डर था जो शुभम से छुपाना चाह रहे थे। इसीलिए शुभम ने उन्हें समझाया, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप केवल दुश्मन को चौंका भी देंगे और फिर कहीं हमसे जल्दबाजी में कोई गलत कदम न उठ जाए। अभी आप जाइए। उसके बाद शुभम ने अनन्या के शरीर के चारों ओर घूमने के लिए उसने उसके सर और पैर के पास ठीक उत्तर और दक्षिण दिशा में एक एक रुद्राक्ष रखे और हाथ में अपना वही गोल्डन स्वास्तिक लिए महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए उसके चारों तरफ घूमने लगा। शुभम के दादाजी कहते थे, मानव शरीर यानी हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो एक प्लेनेट यानी ग्रह की तरह है, और इस ग्रह को चलते रहने के लिए हमें जिस चीज पर ध्यान देना होता है वो है ज्योति और तम का संतुलन। और जिस व्यक्ति को किसी बुरी आत्मा ने पकड़ लिया हो उसमें ज्योति और तम का असंतुलन अवश्य होता है। हमें उसी असंतुलन को ठीक करना होता है। शायद इसलिए जब उन बुरी आत्माओं का सामना इन संतुलित रुद्राक्षों से हुआ तो उनको लगा कि जैसे किसी बड़े हत्यारे से हुआ हो। वो बुरी आत्माएं शांत नहीं बैठ सकती। अनन्या का शरीर लगातार हिलने लगा, जैसे कि वो मिर्गी से पीड़ित हो और उसका शरीर सीधा खिंच गया हो। शुभम, क्या ऐसा हो रहा है वहां? बाहर से कुमार साहब चिल्लाए। अजय उल्टा उन पर चिल्लाया, शांत रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए। कुमार जी थोड़ा चिंतित थे और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जब किसी की बेटी ऐसी हालत में हो तो कोई शांत कैसे बैठ सकता है? किसी ने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। शुभम ने अपना प्रोसेस जारी रखा। सिनबार एक ऐसी वस्तु है जो तम राशि जितनी ही मजबूत है और ये बुरी आत्माओं को काफी हद तक नियंत्रित कर सकती है। शुभम ने अजय से कुछ मोमबत्तियां लाने को कहा। इधर इसने सिनबार को ठंडे पानी में भिगो करके जैसे ही अनन्या के माथे पर लगाया वो जोर जोर से खांसने लगी। इस बार एक बहुत गंदी स्मेल निकली। गंध शहर की नालियों से आने वाली गंध से भी ज्यादा भयानक थी। अजय जो नॉर्मल चीजों में रिएक्ट नहीं करता वो भी थोड़ी दूर जाकर नाक दबाकर खड़ा हो गया। फिर शुभम ने अपने बैग से चमगादड़ की हड्डी का एक महीन टुकड़ा निकाला जो उसे उसकी दादी ने किताब के साथ ही दिया था और उस हड्डी के टुकड़े को जबरदस्ती अनन्या के मुंह में ठूस दिया। ये इंसान की सारी मृत ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। इस लाइन में जो लोग इसे यूज करना नहीं जानते उसकी नजर में ये एक अशुभ बात हो सकती है, लेकिन यहाँ तो एक बच्ची की जिंदगी बचाने का सवाल था। शुभम इस एक आखिरी दाव को भी खेल कर देखना चाहता था। जब अनन्या के मुंह में हड्डी का वो टुकड़ा भरा गया तो उसके मुंह से अचानक गड़गड़ाहट की आवाज आई। अगले सेकंड में शुभम ने देखा कि गले से बहुत सारी घनी काली रेखाएं निकल रही हैं और उनकी गिनती बहुत बड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक ही बार में हड्डी को निगल जाएगा, लेकिन जब इन काली रेखाओं ने इस टुकड़े को छुआ तो उन्होंने इसे साइड लाइन कर दिया।
जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। शुभम ने अजय की तरफ देखा। अजय डरा हुआ था। उसने डरते हुए पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? शुभम ने कहा, दादाजी के मुताबिक ये तम देव की पूजा करने वालों का ये एक ऐसा तरीका होता है जिसे पुराने जमाने में कारीगरों की कोई एक जात थी वही यूज करती थी। इसमें कटे हुए बालों के एक टुकड़े को खोपड़ी से चिपकाए जाने से ये किसी को भी पता चले बिना स्किन में घुस सकता है और फिर इसके थ्रू शरीर को कम टाइम में ही अपने कंट्रोल में लाया जा सकता है। मैं वास्तव में ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अनन्या ने ऐसा क्या किया कि लोगों के इस समूह ने इतनी उन्मत्तता से जवाबी कार्रवाई की, यहाँ तक कि अपनी जान की कीमत पर भी। अजय ने कुमार साहब को मोमबत्तियां लाने को बोला था। वो लेकर आए तो हाँप रहे थे और वो 2-4 नहीं बल्कि 20 ले आए थे। बाप का बेटी को खो देने का डर उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। उन्होंने आते ही पूछा, कुछ और? शुभम ने कहा, हाँ, आप जाओ किसी को ढूंढो जो करीब 10 किलो कच्चा सुअर बेच रहा हो, आज का ही कटा हुआ, और मेरे लिए गर्म पानी का एक बेसिन तैयार करो। शुभम की इस डिमांड को सुनकर कुमार जी को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, जबकि दिल्ली जैसे शहर में पोर्क मीट इतनी जल्दी ढूंढना बहुत बड़ा काम है। लेकिन अपनी बेटी की शक्ल देखकर वो डरे हुए खड़े थे। तभी शुभम ने याद दिलाया, आप किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी करो। शुभम को डर था कि जल्दबाजी नहीं की तो कुछ भी हो सकता है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि शुभम को नहीं पता था कि ये चीजें कितने समय से अनन्या के अंदर हैं और भगवान जाने और भी कैसी कैसी चीजें उसके शरीर में अभी भी मौजूद हों। जिस पल सफेद मोमबत्ती जलाई गई, अनन्या की स्थिति काफी बेहतर थी। जो बोहें कसकर सिकड़ी हुई थीं, वो तुरंत शांत हो गई। शुभम ने अजय से कहा, जिसने भी ये किया है, क्या उसे इस बच्ची के शरीर की हालत देख जरा भी दया नहीं आई होगी? अजय क्या जवाब देता, उसने आंखें नीचे कर ली। आज या तो शुभम की जीत होगी या वो अपनी आंखों के सामने फिर तीसरी जान जाते देखेगा। शुभम बहुत डरा हुआ था और पोर्क मीट आ नहीं रहा था ताकि वो आगे का प्रोसेस शुरू करे। बाहर से देखने में तो अनन्या वैसे ही दिख रही थी जैसी कुछ देर पहले, लेकिन शुभम को पता था कि अंदर ही अंदर हर पल उसका खून सूख रहा है। अनन्या अंदर ही अंदर मर रही थी, इसलिए शुभम का डरना भी जायज था। तभी एक आवाज आई, पोर्क मीट। कुमार जी ने तुरंत जल्दी से शुभम के हाथ में सुअर का मांस रख दिया। शुभम ने उस पर लाल सिंदूर की एक चुटकी डाली और अनन्या के सामने पूरे 18 किलो मांस रख दिया। देखते ही देखते 10 मिनट से भी कम टाइम में वो 8 साल की बच्ची पूरा मांस कच्चा खा गई। उसका पेट फूला हुआ था। शुभम के अलावा हर कोई कंफ्यूज था कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक शुभम बोला, अजय, अब तेरा काम स्टार्ट होता है। अजय बोला, बच्ची है वो? शुभम बोला, नहीं है, जितनी ताकत हो सब लगा दे। अजय सहमा हुआ सा अनन्या के सामने खड़ा हुआ और अचानक जोर से एक मुक्का उसके पेट में मारा। कुमार जी चिल्लाए, पागल हो गए हो क्या? उतने में अनन्या ने उल्टी करना स्टार्ट किया। मीट के साथ साथ बाल का ढेर उसके मुंह से निकलने लगा। जो बाल्टियां उसने पहले तैयार कराई थी कम पड़ने लगी। नई बाल्टी और टब लाए गए। जब तीसरी बाल्टी भरनी शुरू हुई तो कुमार साहब ये देख नहीं पाए और बेहोश हो गए। देखते ही देखते 5 बाल्टी बाल पड़ा हुआ था। शुभम ने कहा, सब कुछ ले जाकर जला दो अभी के अभी। उसने उसी में वो मोमबत्तियां भी फेंक दी। हवा में इतनी तेज गंध थी कि हर किसी ने अपने मुंह और नाक तुरंत ढके। शुभम, ये क्या है? मेरी बेटी किसी का बुरा नहीं चाहेगी, फिर उसके साथ ये सब वो लोग क्यों कर रहे हैं? कुमार जी गुस्से से ज्यादा हैरान थे, लेकिन एक पिता के तौर पर उन्हें अब जाकर एहसास हुआ कि उनका काफी कैजुअल बिहेवियर था। शुभम ने कहा, मुझे पता लगाने के लिए अनन्या से कुछ सवाल पूछने होंगे, मुझे कुछ दीजिए। जैसे ही उसने ये कहा, उसके तुरंत बाद उसने अनन्या के सिर पर कुछ सुराग ढूंढना शुरू कर दिया। चूंकि वो आदमी नाई है और उसने बालों की मदद से ही अनन्या को टारगेट भी किया था, इसीलिए अगर वो कोई एक अलग बाल पाता है तो वो डिसाइड कर सकता है कि दूसरे के बाल के क्या अलग गुण हैं। थोड़ी ही देर में उसे वो बाल मिल गया। ये उसके बालों से हूबहू मेल खाता था, पर शुभम या इस प्रोफेशन के लोग ही उसे पहचान सकते हैं। मेरे और आप जैसे लोग चाहे कितने ही ध्यान से न देखें, हम उसे नहीं देख सकते। इसके अलावा बाल काफी मुलायम हैं और जब मैंने इसे अपने हाथ से छुआ तो मैंने अवचेतन रूप से इसे टाल दिया। इसके बाद शुभम ने कहा, कुमार जी,
आई एम सॉरी, थोड़ा टाइम अभी और लगेगा इस सब को खत्म करने में। और अब कितना टाइम? कुमार जी ने चिढ़ते हुए बोला। शुभम ने उस बाल के टुकड़े को एक छोटे से आयरन बॉक्स जिसका अंदर का हिस्सा सोने का बना हुआ था उसमें रखते हुए कहा, देखिए हमें अब इस प्रॉब्लम से नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट करने वालों से लड़ना है, वरना ट्राई तो हम पहले भी 2 बार कर चुके हैं ना। मैं वादा करता हूँ मैं सब ठीक कर दूंगा, भरोसा रखिए। तभी अजय बोला, अब आपको अनन्या की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आगे के काम के लिए 2 गुने पैसे लगेंगे। शुभम ने तुरंत अजय की तरफ देखा तो अजय ने इशारों में उसे अपने पास बुलाया और समझाया कि इमोशनल होकर काम करते रहे तो हमारा छोड़ो, माँ के इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे। शुभम के लिए 2 गुना पैसा बड़ी रकम थी, लेकिन कुमार जी ने बिना कुछ सोचे कहा, 6 लाख ठीक है, मैं तुम्हें अभी दे दूंगा, बस मेरी बेटी को बचा लो। उसकी बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए शुभम के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि किसी ने मुझ पर कितना भरोसा किया होगा कि बिना कुछ सोचे 6 लाख रुपए देने को तैयार है। ये लो 6 लाख है। सर मुझे एक प्राइवेट कार की जरूरत होगी, हमारे पास पूरी दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह भटकने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। आई फील आपको मुझसे ज्यादा इस बात की अहमियत पता है। कुमार जी ने हाँ में सिर हिलाया और एक नौकर की तरफ इशारा किया। वो गया और एक कार की चाबी ला कर दिया। कुमार जी ने चाबी पकड़ाते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरी बेटी पहले की हालत में लौटा दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शुभम कुछ बोल नहीं पाया, वो आंखें चुराते हुए वहां से चला गया। उसका ये बिहेवियर अजय को समझ नहीं आया। वो उसके पीछे भागता हुआ आया और पूछा कि क्या हुआ। शुभम ने अटकती हुई आवाज में कहा, मुझे खुद नहीं लगता कि मैं उस बच्ची को बचा पाऊंगा। मैं कैसे वादा कर दूं? ये इतना आसान नहीं है भाई। शुभम ने पहली बार हार मानी थी। अजय ने उसे काफी समझाया, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक ही नहीं रहा था। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।